बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखा था, उसी को मैं थोड़ा-सा रिपीट कर रही हूँ, क्विकली रिपीट करूँगी ताकि जो हमने आगे बैक्टीरियल ग्रोथ देखनी है या न्यूक्लियर डिके देखना है, वो भी एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो सेम इक्वेशन जो है, वो उनके लिए भी यूटिलाइज़्ड हो रही है। तो इसलिए मैं जस्ट आप लोगों को जो है ना क्विकली इसको रिवाइज़ करवा रही हूँ कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या था कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो होते हैं जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़्ड टू पावर 1 कि वो रिएक्शन जिसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कंसंट्रेशन टर्म की जो पावर है अगर वो 1 है तो वो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ जाता है। हमने इसके लिए एक सिंपल डेरिवेशन स्टार्ट की थी कि अगर हम क्या कह रहे हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है किसी भी रिएक्टेंट की ए है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो इनिशियल कंसंट्रेशन अगर हमारे पास ए है और प्रोडक्ट 0 है और किसी भी टाइम के ऊपर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बन जाती है उसको हम एक्स कहते हैं और ए माइनस एक्स जो है ए की कंसंट्रेशन आ जाती है। फिर हमने क्या किया था, जो 5 स्टेप्स है हमारे पास, सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि रेट इक्वेशन को लिखना होता है। ठीक है, रेट लॉ की इक्वेशन लिखी, फिर हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स करनी होती है। थर्ड स्टेप पे हमने क्या करना है, सी की वैल्यू निकालनी होती है और सी की वैल्यू को निकाल के इक्वेशन में पुट करें और इन दी एंड हमारे पास क्या होता है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं हम, जिसे हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स की कि a माइनस एक्स जो है वेरिएबल्स है इस साइड पे और टाइम वेरिएबल है। ठीक है, तो हम जब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन का सोल्यूशन मैंने दे दिया था आप लोगों को कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में ए माइनस एक्स हो, मीन ये 1 ओवर ए माइनस एक्स है, तो इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या आ जाता है, ये लॉग की टर्म में इसका सोल्यूशन आता है इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है, इसकी वैल्यू माइनस लॉग नेचुरल ए माइनस एक्स आ गया। तो हमने ये वैल्यू पुट की, सी की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया था, टाइम 0 है तो कंसंट्रेशन 0 है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 है, तो सी की वैल्यू निकाली हमने, सी इज इक्वल टू माइनस लॉग नेचुरल ए। तो इसके बाद हमने क्या किया था कि सी की वैल्यू जो 5.3 इक्वेशन आ रही थी, यानी कि जो इक्वेशन हमने निकाली इंटीग्रेशन के लिए, तो वहां पे इसकी वैल्यू पुट की और इन दी एंड हमने क्या किया, फाइनल इक्वेशन निकाल ली। फाइनल इक्वेशन क्या थी, लॉग नेचुरल ए ओवर ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि कंसंट्रेशन टर्म जो होती है वो वाई एक्सिस पे आ गई, टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पे आ गया, और टाइम वाली साइड पे या अभी कह लें कि एक्स एक्सिस के साथ जो भी टर्म होती है वो हमारे पास स्लोप होती है। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू होती टी के साथ कोई प्लस में या माइनस में, तो वो उसका इंटरसेप्ट बनती। इसका मतलब है कि ये हमारे पास जीरो से या ओरिजिन से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, ये हमारे पास कोई इसके अंदर इंटरसेप्ट नहीं है। तो हम यहाँ से जब इसको ग्राफ बनाते हैं तो लॉग नेचुरल ए ओवर ए माइनस एक्स, वाई एक्सिस आ गया, टाइम क्या आ गया हमारे पास, एक्स एक्सिस आ गया, और वहां स्लोप से हम क्या कर सकते हैं कि के की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब के की वैल्यू निकालने के साथ साथ फिर हम क्या कर सकते हैं, के यूनिट निकाल सकते हैं, और आप देखोगे कि इसके यूनिट हमारे पास पर सेकंड आ गए। ठीक है, ये सारा कुछ हमने पिछली दफा थोड़ा सा कर लिया था, लेकिन जस्ट मैं आपको उसको रिवाइज करवा रही हूँ। अब हमारे पास क्या है, फिर हमने देखा था कि एक पैरामीटर होता है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ वो होती है जिसमें हाफ ऑफ द रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो चुके होते हैं प्रोडक्ट के अंदर, यानी कि हमारे पास आधा रिएक्शन कंप्लीट हो चुका होता है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को रीअरेंज कर सकते हैं, टाइम इधर ले गए और के की वैल्यू इधर आ गई। ठीक है, तो हाफ लाइफ के ऊपर इसका मतलब है जब आधा रिएक्शन कंप्लीट होता है तो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, हाफ ऑफ ए होगा। ए हमारे पास कहती है इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, अब ए माइनस एक्स टर्म के अंदर आ रहा है और ए आ रहा है। अब ए माइनस एक्स हम कैसे निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू अगर 1 है तो उसके अंदर से हाफ वैल्यू माइनस कर दें तो वो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाती है, हाफ ही रह जाती है ना। तो इसलिए हमारे पास एट हाफ लाइफ टाइम पे हमारे पास क्या है, ए माइनस एक्स की वैल्यू क्या आती है, हाफ ऑफ ए, या आप सिंपली कह सकते हैं एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, हाफ ऑफ ए आ जाती है। तो हमने यहाँ क्या किया कि जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट की है और हाफ लाइफ निकाली। तो हाफ लाइफ जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब आप देखोगे तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये a और a कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1/2 जो है ये 2 डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है तो वो ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक है, तो लॉग नेचर 2 एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई हमारे पास, तो उसकी जब इसको लॉग लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाती है, 0.693, यानी कि यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो गई है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो है हमारे पास जो हाफ लाइफ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की, ये इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन के। मीन हम कंसंट्रेशन ज्यादा करें कम करें, हाफ लाइफ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, ये जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे पास रेट कांस्टेंट के।
मीन अभी आप नीचे न्यूमेरिकल्स देखोगे तो अगर आपको रेट कांस्टेंट दिया हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, हाफ लाइफ निकाल सकते हैं, और अगर हाफ लाइफ दी हुई है तो आप क्या कर सकते हो, के की वैल्यू निकाल सकते हैं, और साथ 0.693 वैल्यू जो है ये इसकी लॉग नेचर 2 की वैल्यू आ रही होती है। इसके बाद हमने क्या किया, हम ये चाह रहे थे कि हम इक्वेशन को रीअरेंज करके डिफरेंट वे से हम ग्राफ बना ले। तो हम इस टर्म को के साथ -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी की सारी टर्म जो है वो इन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, एक साइड पे माइनस आ गया, दूसरी लॉग वाली साइड जो है इन्वर्ट होगी। फिर हमने क्या किया था, लॉग को खत्म करने के लिए एंटी लॉग लेते हैं और एक्सपोनेंशियल आ जाता है। a माइनस एक्स की वैल्यू निकालने के लिए a क्या था, दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो गया था। तो यहाँ से हमने देखा कि a माइनस एक्स क्या होती है, हमारे पास अवेलेबल कंसंट्रेशन होती है ऑफ डायरेक्टेंट। अब यहाँ पे क्या है, वो डिक्रीज हो रही है विद द टाइम। टाइम जितना ज्यादा होगा तो वहां पे क्या होगा, माइनस टर्म के साथ जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो वही चीज हमने यहाँ देखी कि a माइनस एक्स एक्सपोनेंशियली टाइम के साथ साथ डिक्रीज होती है। फिर हमने क्या किया कि हम यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। x इधर माइनस में है, दूसरी साइड पे जाएगा प्लस हो जाएगा, ये टर्म प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगी, और एक कॉमन निकाला था हमने तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन कि x इज इक्वल टू a इंटू a 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस kt। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इससे हमारे पास क्या है कि टाइम जो है ज्यादा होता जा रहा है, लेकिन ये भी माइनस है में और ये भी माइनस में, तो इसका ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो टाइम के साथ साथ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है। फिर हमने क्या किया कि कोई ऐसी कंडीशन है कि जब हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट हो रहा हो, तो उस रिएक्शन के कंप्लीट होने के लिए क्या होता है कि x बाय a की वैल्यू 1 होनी चाहिए। 1 होने का मतलब क्या है कि ये वाली सारी टर्म जो है हमारे पास खत्म हो जाए। तो इसको खत्म होने के लिए क्या होना चाहिए, कंडीशन इसकी किए हैं कि टाइम जो है वो हमारे पास कितना होना चाहिए, इन्फिनिट होना चाहिए, ताकि ये टर्म बहुत ज्यादा हो जाए और ये माइनस में आके यहाँ पे जो है वो ये टर्म जो है 0 के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होते हैं वो कभी भी कंप्लीट नहीं होते, क्योंकि उनको कंप्लीट होने के लिए इन्फिनिट टाइम चाहिए। ठीक है ना, ये हमने देख लिया। इसी के साथ पीछे जो हमने इक्वेशन देखी है वो आपने देखा कि ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, 0 से या ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, इसमें कोई इंटरसेप्ट की वैल्यू नहीं थी। अगर हमने यहाँ पे क्या करना है, इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालनी है, तो हम इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं। कैसे रीअरेंज कर सकते हैं कि हमारे पास आपको पता है लॉग नेचुरल जो उसको अगर हमने कन्वर्ट करना हो लॉग बेस 10 के अंदर, जिसकी एक वैल्यू होती है कि लॉग नेचुरल इज इक्वल टू 2.303 मल्टीप्लाई बाय लॉग बेस 10। तो वही हम काम करें कि लॉग नेचुरल को खत्म करना है, तो हमने सिंपल वाला जो लॉग बेस 10 वाली है वो लिखेंगे, और साथ उसके साथ जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है 2.303। ठीक है, ये हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, और दूसरी साइड पे के टी की वैल्यू है हमारे पास वो वैसी आ जाएगी। अब ये जो टर्म है 2.303 इधर मल्टीप्लाई हो रही है, तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगी तो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अब आपको पता है लॉग में जो टर्म माइनस में होती है वो डिनोमिनेटर में होती है, तो यहाँ पे हम इसको डिनोमिनेटर में लिख लें या माइनस में लिख लें, बात एक ही है। हम यहाँ पे ये कर रहे हैं लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ ए माइनस एक्स आ जाएगा, और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या आ गया, के डिवाइडेड बाय 2.303 मल्टीप्लाई बाय टी। अब अगर हम इसको अब ये माइनस वाली टर्म है लॉग वाली, अगर ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगी तो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और ये वाली टर्म अगर यहाँ से के वाली टर्म जो है इस साइड पे आएगी तो माइनस में आ जाएगी। ठीक है, तो यही काम किया यहाँ पे कि हमारे पास लॉग ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के 2.303 मल्टीप्लाई बाय टी प्लस लॉग ऑफ ए। अब ये देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस वाली टर्म के साथ प्लस में ये वैल्यू आ गया, इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, इंटरसेप्ट है, और बाकी जो टर्म है वो हमारे पास वाई एक्सिस एक्स एक्सिस एंड स्लोप की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, जिसमें हम कहते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एक्स के साथ जो भी वैल्यू होती है वो उसकी स्लोप होती है, और यहाँ पे जो c की वैल्यू कोई ना कोई वैल्यू है तो वो उसका इंटरसेप्ट होता है, यानी कि हमारे पास इंटरसेप्ट क्या है, लॉग ऑफ ए है। अब स्लोप क्या है, माइनस में आएगी। ठीक है, माइनस में स्लोप आ रही है तो ये डिक्रीज वाली साइड पे आती है। इस साइड पे टाइम आ गया, इस साइड पे हमारे पास y एक्सिस पे हमारे पास क्या हो गया, लॉग ऑफ a माइनस एक्स, और स्लोप की क्या वैल्यू है, माइनस के डिवाइडेड बाय 2.303।
तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, के की वैल्यू निकाल सकते हैं कि स्लोप है और उसके साथ 2.303 है और मल्टीप्लाई बाय ये माइनस साइन। तो हमारे पास यहाँ से क्या हो सकता है, हम के की वैल्यू निकाल लेंगे। के की वैल्यू निकलेगी तो हम यहाँ पे इसके साथ जो है क्या कर सकते हैं, के यूनिट भी निकाल सकते हैं। आपको स्लोप पता है, या तो जस्ट डिजिट आएंगे कुछ ना कुछ और मल्टीप्लाई बाय ये भी हमारे पास डिजिट आ जाएंगे। तो आप ये जो फाइनल इक्वेशन थी, आप इस फाइनल इक्वेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं कि के यूनिट भी निकाल सकते हैं। और आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये पर सेकंड आएगा के यूनिट, ठीक है। इसी तरह हम अगर इसको क्या कर सकते हैं, किसी दो स्पेसिफिक टाइम के ऊपर वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जब टाइम 1 है, ठीक है, T1 है, तो जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की उसको हम x1 लिख लें। तो उसके लिहाज से फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, लॉग नेचुरल a ओवर a माइनस x1 इज इक्वल टू k इंटू T1। लेकिन हम क्या करें, कोई दूसरा जो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल ले रहे हैं कि जब टाइम हमारे पास T2 हो गया तो वहां पे कंसंट्रेशन भी तो चेंज होगी। अब उस चेंज कंसंट्रेशन को हम x2 को से रिप्रेजेंट करें, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, लॉग नेचुरल a ओवर a माइनस x2 इज इक्वल टू k इंटू T2। अब हम क्या कर सकते हैं कि जो फाइनल टर्म है, जो फाइनल कंडीशन है, मीन टाइम 2 और x2 है, उसमें से हम माइनस कर सकते हैं जो इनिशियल कंडीशन थी हमारे पास x1 एंड T1। तो जब इसको इक्वेशन को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, लॉग नेचुरल a ओवर a माइनस x2 माइनस लॉग वाली टर्म हमने एक साइड पे कर ली और के वाली टर्म हमने एक साइड पे कर ली है, माइनस लॉग नेचुरल a ओवर a माइनस x1 इज इक्वल टू k T2 माइनस k T1। अब यहाँ पे k जो है रेट कांस्टेंट है, दोनों में कॉमन है, तो हमने इसको कॉमन निकाल लिया। रिमेनिंग टर्म हमारे पास क्या रहेगी, T2 माइनस T1। अब दूसरी साइड पे अगर आप देखोगे तो इस टर्म को हमने जस्ट यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि जो डिनोमिनेटर में है उसको माइनस के साथ लिख लिया, ठीक है, कि लॉग नेचुरल a माइनस लॉग नेचुरल a माइनस x2, ये वाला क्या आ गया, लॉग नेचुरल a और ये माइनस और ये डिनोमिनेटर में, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लॉग नेचुरल a माइनस x1। अब आपको पता है जो टर्म कैंसिल आउट हो रही है हम उसको कैंसिल आउट कर देंगे कि लॉग नेचुरल a प्लस में है और यहाँ पे लॉग नेचुरल a माइनस में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये टर्म प्लस में है और ये दूसरी वाली टर्म माइनस में है, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि जो प्लस वाली है वो न्यूमिनेटर में आ जाएगी और जो माइनस वाली टर्म है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, के की वैल्यू निकाल सकते हैं कि किसी भी दो स्पेसिफिक टाइम के इंटरवल अगर हमें मालूम हो तो हम वहां से भी के की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, के इज इक्वल टू 1 ओवर T2 माइनस T1 मल्टीप्लाई बाय लॉग नेचुरल a minus x1 divided by a minus x2, ठीक है। Using the above equation, the rate constant for a reaction can be calculated knowing the available concentration of reactant at two different time interval। कि हमें जो initial concentration तो हमारे पास a थी, ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि अवेलेबल कंसंट्रेशन लेनी है हमने, हमें पता है कि आपको ये a माइनस एक्स हमारे पास क्या होती है, अवेलेबल कंसंट्रेशन किसी भी टाइम के ऊपर। अब यहाँ पे अगर हम टाइम स्पेसिफिक कर रहे हैं कि टाइम जो है T1 और T2 है, तो उसकी कंसंट्रेशन भी हमें पता होनी चाहिए कि x1 और x2 पे उसकी जो है कितनी कंसंट्रेशन आ जाती है, तो हम वहां से भी k की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये नीचे कुछ आप लोगों को न्यूमेरिकल दिए हुए हैं कि आपको अगर वैल्यूज दी जाएं तो आपने रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और साथ साथ यूनिट से आपको क्या पता चल जाएगा कि ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। इसी तरह अगर आपको हाफ लाइफ की वैल्यू पता है, ठीक है, और ये तो आपको पता है कि हाफ लाइफ जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की है वो इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन है, उसमें कंसंट्रेशन टर्म नहीं आ रही। तो अगर आपको के दिया हो, रेट कांस्टेंट दिया हो, तो आप हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। और अगर आपको हाफ लाइफ दी हुई है तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे उसकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। और साथ साथ अगर आपको ये देखें कि अगर आपको मिनट्स में दिया हुआ टाइम तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं सेकेंड के अंदर। तो फिर हमारे पास जो है हम के यूनिट निकाल सकते हैं। तो ये मीन ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, आप लोगों ने इसको भी सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या है कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताया हुआ है कि कितना जो है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था। अब हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियर डिके जो है
जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं वो भी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। तो सेम काइनेटिक्स फॉलो होगी जो हमने डेरिवेशन जो है फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाली है, वही जो है सेम इक्वेशन हम लोग जो है इसके लिए भी ड्राइव करेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या है, द डिके ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट हैज बीन फाउंड टू फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फॉर एग्जांपल, disintegration of radium to form a comparatively lighter element radon with the emission of alpha particles के हमारे पास क्या है, रेडियम है, रेडियम जब डिसइंटीग्रेट हो रहा है, मीन वो डिकम्पोज हो रहा है, उसके अंदर से अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं। आपको पता है अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम के न्यूक्लियस होता है। तो इसकी एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक मास इसकी 4 होती है। अब जब यहाँ से रेडियम से ये कन्वर्ट हो रहा है रेडॉन के अंदर, अल्फा पार्टिकल रिमूव हो रहे हैं, तो ये जो है हमारे पास क्या कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। अब उसकी डेरिवेशन देख लेते हैं हम कि यहाँ पे क्या इसकी डेरिवेशन कैसे आएगी। To derive a relation for the kinetics of nuclear decay, let a parent element A decays into daughter elements। ठीक है, जो पहला हमारे पास एलिमेंट है उसको हम क्या कह रहे हैं कि ये पेरेंट एलिमेंट है, और जो उसकी प्रोडक्ट बन रही है, ठीक है, उसको हम क्या कह रहे हैं कि ये डॉटर एलिमेंट्स हैं। ठीक, अब हमारे पास क्या था, सिंपल फॉर्म में अगर हम देख लें कि ए है रिएक्टेंट्स जो पेरेंट एलिमेंट है, और वो कन्वर्ट हो रहा है सी के अंदर जो उसके डॉटर एलिमेंट है। जब टाइम 0 है तो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है, एन नॉट, और प्रोडक्ट जो है या डॉटर एलिमेंट हमारे पास 0 है। जब टाइम गुजर जाता है, कोई भी स्पेसिफिक टाइम आ गया, तो यहाँ पे क्या है कि कोई ना कोई डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स प्रोड्यूस हुए होंगे। ठीक है, जिसको हम लिख देंगे कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, सम क्वांटिटी है, और यहाँ पे जो अवेलेबल कंसंट्रेशन है वो n है। ठीक है, पहले आपने सिंपल क्या किया था, a यूज कर रहे थे और a माइनस एक्स कर रहे थे। जस्ट यहाँ पे एन नॉट को इनिशियल कंसंट्रेशन कर दिया और अवेलेबल कंसंट्रेशन किसी भी टाइम के लिए n कर दिया। ठीक है, where n represent the initial concentration of atom of the parent element before the beginning of the reaction। के start पे हमारे पास क्या है, n नॉट है, जब टाइम हमारे पास क्या था 0। और दूसरा हमारे पास क्या है कि n represents the available number of atom of the parent element at any time t। अब क्या हमने करना है, वही जो काम हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए पीछे कर रहे थे कि रेट इक्वेशन लिखनी है। तो यहाँ पे रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि अब ये एलिमेंट क्या है, डिक्रीज हो रहा है, पेरेंट एलिमेंट डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने माइनस साइन के साथ शो किया कि रिएक्टेंट जो है हमारे पास टाइम के पैसेज के साथ साथ डिक्रीज हो रहे हैं। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस डी एन ओवर डी टी, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अवेलेबल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जिसे हम कहते थे। यहाँ पे क्या है कि जो पेरेंट एलिमेंट है हमारे पास, उसकी जितनी ज्यादा अमाउंट होगी उतना ही ज्यादा उसकी डिसइंटीग्रेशन भी होगी। तो पहले आप प्रोपोर्शनलिटी साइन के लिए रेट कांस्टेंट यूज कर रहे थे के। ठीक है, अब यहाँ पे जस्ट यहाँ पे लैम्डा यूज हो रहा है, बाकी सारी चीजें वही है हमारे पास। अब यहाँ पे इक्वेशन क्या बन गई, माइनस डी एन ओवर डी टी इज इक्वल टू लैम्डा एन। This is the differential rate equation for the nuclear decay of the element where lambda is a decay constant। वहां पे rate constant ले रहे थे, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, decay constant आ जाता है। It is defined as the rate of disintegration when the initial number of atom of the parent element is unity। हमने कहा था, अगर आपको याद हो, कि जब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यूनिटी हो जाए, मीन ये टर्म 1 हो जाए, तो के की वैल्यू जो थी वो इक्वल थी रेट कांस्टेंट के। तो यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है कि हमारे पास डिके कांस्टेंट जो है वो इक्वल हो जाता है रेट कांस्टेंट के, जब ये हमारे पास पेरेंट एलिमेंट की कंसंट्रेशन जो है वो यूनिटी हो गई। मीन सेम बात की जा रही है, जस्ट यहाँ पे इसको रेट कांस्टेंट की बजाय डिके कांस्टेंट कह दिया गया। ठीक है, अब हमने करना क्या है, इसकी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स करनी है और इसकी इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, अगर आप इस माइनस साइन को लगाना चाहते हैं तो भी ठीक है, वरना ये जस्ट माइनस साइन हमारे पास क्यों आ रहा था कि हम डिसइंटीग्रेशन यानी कि प्रोडक्ट के लिहाज से नहीं, रिएक्टेंट के लिहाज से देखना है, तो उसकी कंसंट्रेशन हमारे पास क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है। तो यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है हमारे पास, एन। ठीक है, और इधर से टाइम है, तो यहाँ पे 1 ओवर हमारे पास क्या आ जाए, 1 ओवर n है। तो आपको पता है जैसे 1 ओवर a माइनस एक्स था, तो उसका आंसर क्या आ रहा था, माइनस लॉग नेचुरल
a माइनस एक्स। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या 1/n है, तो इसका आंसर क्या आएगा माइनस लॉग नेचुरल n। ठीक है, दूसरी साइड पे ये d और जो है इंटीग्रेशन साइन खत्म हो जाएगा, तो वहां पे के टी आ रहा था, यहाँ लैम्डा टी आ रहा है। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक, अब वही काम हम करेंगे, हमने सी की वैल्यू निकालनी है। सी की वैल्यू निकालने के लिए जब टाइम 0 है तो कंसंट्रेशन जो है n इज इक्वल टू n नॉट, तो हम ये वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये टर्म 0 और n की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, n नॉट आ जाएगा। तो c की वैल्यू क्या बन गई, c इज इक्वल टू माइनस लॉग नेचुरल n नॉट। सेम चीज है, जस्ट और n नॉट को यूज किया जा रहा है। अब इस c की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 5.8 के अंदर हम जब पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस लॉग नेचुरल n, और इस साइड पे जो माइनस है वो इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे नेक्स्ट वाली साइड पे कर दिया, लॉग नेचुरल जो प्लस वाली टर्म है वो पहले कर दिया, माइनस वाली टर्म जो है वो बाद में कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, लॉग नेचुरल n नॉट माइनस n नॉट डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू लैम्डा टी। अगर आपको याद है तो पीछे इक्वेशन क्या थी, लॉग नेचुरल a जो कि इनिशियल कंसंट्रेशन थी डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स, तो ये वही है। ठीक है, a की जगह पे क्या है, n नॉट कर दिया इनिशियल कंसंट्रेशन, और n जो है ये हमारे पास a माइनस एक्स है। ठीक है, सेम वही इक्वेशन है जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन बन रही थी। ओके, की जगह पे हमारे पास लैम्डा लगा दिया कि डिके कांस्टेंट लगा दिया। ठीक है, दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द न्यूक्लियर डिके। इससे हमें रिजल्ट क्या मिलने हैं, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है लेकिन इंटरसेप्ट की वैल्यू नहीं है हमारे पास। कि लॉग नेचुरल n नॉट ओवर n y एक्सिस आ गया, t जो है हमारे पास x एक्सिस आ गया, और जो है स्लोप से हमें क्या मिल सकता है, या हम स्लोप की वैल्यू निकाल सकते हैं। स्लोप से हमारे पास डिके कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, और डिके कांस्टेंट की वैल्यू आ गई है, मीन लैम्डा की वैल्यू आ गई है, उसकी यूनिट हम निकाल लेंगे। तो यूनिट हमारे पास क्या आ जाएंगे, पर सेकेंड। ये टर्म तो कैंसिल होगी, कैंसिल आउट होगी, कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन कैंसिल आउट, लॉग नेचुरल वाली टर्म खत्म होगी, तो 1/टाइम की अगर यूनिट है तो वो पर सेकेंड में हम ले रहे होते हैं। अब अगर हमें डिके कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट का पता हो, और वहां से हमने क्या किया, यूनिट निकाली, और यूनिट भी निकाली और रेट कांस्टेंट हमें पता हो, तो हम उसका ऑर्डर बता सकते हैं। ठीक है, knowing the knowledge of the unit of decay constant, the order of reaction can be predicted. ठीक है, as the unit of decay constant are the same as that of rate constant for the first order reaction, it can be concluded that the decay न्यूक्लियर डिके इज आल्सो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के। इसके यूनिट जो डिके कांस्टेंट के यूनिट लिए हैं वो पर सेकंड है, लेकिन अगर आप फर्स्ट ऑर्डर वाली इक्वेशन देखो तो वहां पे भी हमारे पास क्या है कि रेट कांस्टेंट के यूनिट भी क्या आ रहे थे, पर सेकंड आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर एक्शन है। सेम प्रोसेस हाफ लाइफ निकालने के लिए, हाफ लाइफ पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिके ऑफ हाफ ऑफ द पेरेंट एटम। कि हमारे पास क्या है कि वो टाइम जब हाफ ऑफ द पेरेंट एटम जो है वो कन्वर्ट हो चुका हुआ है प्रोडक्ट के अंदर, यानी डॉटर एलिमेंट के अंदर। तो इसका मतलब है डॉटर एलिमेंट की एटम की क्या होगा, एन की वैल्यू कितनी रह जाएगी अब हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यूज। ठीक है, इनिशियल वैल्यू हमारे पास कितनी थी, एन नॉट, उसका हाफ आ गया। तो हम यही काम कर रहे हैं कि यहाँ पे एन की वैल्यू पुट करें फाइनल इक्वेशन में, तो क्या है एन नॉट बाई 2। तो 2 जो है डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ऊपर चला गया, और यहाँ पे भी एन नॉट है। ठीक है, अगर आप इक्वेशन देखो तो हमारे पास यहाँ पे भी एन नॉट है। आप अगर ऊपर देख लीजिए, देखो ऊपर वाली साइड पे हमारे पास एन नॉट था। ठीक है, यहाँ पे मिस प्रिंट है, तो एन नॉट और एन नॉट जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिमेनिंग हमारे पास टर्म क्या रह जाएगी, लॉग नेचुरल 2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जब लॉग नेचुरल 2 लोगे तो उसकी वैल्यू आ जाती है 0.693, और ये 1 बाय लैम्डा जो है इसके डिनोमिनेटर में आ गया। तो यहाँ से भी पता चल गया कि जो न्यूक्लियर डिके है वो उसके जो हाफ लाइफ है वो इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन के। ठीक है, लेकिन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे पास डिके कांस्टेंट के। The above equation reveals that half-life period of a nuclear decay is independent of the initial concentration of element या atom present. ठीक है, initial concentration के independent है, जितनी मर्जी हम concentration ले लें इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। and is inversely proportional to the decay constant, की ये हमारे पास decay constant की inversely proportional है। वही काम कि अगर हमारे पास
डिके कांस्टेंट है, हम हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास हाफ लाइफ है तो हम क्या कर सकते हैं, डिके कांस्टेंट को निकाल सकते हैं। ओके ठीक। तो फिर यहाँ पे क्या है कि हम अवेलेबल कंसंट्रेशन निकालने के लिए जस्ट क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। आपको पता है लॉग नेचर खत्म करेंगे, एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है कि अवेलेबल कंसंट्रेशन जो है टाइम के साथ साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है। ठीक, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन के लॉग नेचुरल की जगह पे हम सिंपल वाला लॉग बेस 10 यूज करें। जो भी आप लोगों ने पीछे देखा फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप करोगे तो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या आ जाती है 2.303 लॉग आ जाती है। और वहां से अगर हम जस्ट ये वैल्यू निकालें तो ये जो डिजिट है ये दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। और डिवाइड होगा तो यहाँ पे हम क्या करें कि जैसे हमने ए के लिए पीछे वैल्यू निकाली, अगर आपने फर्स्ट ऑर्डर का कर लिया है, प्रिपेयर कर लिया है, तो आपको ये प्रिपेयर करना मुश्किल नहीं होगा। मीन यहाँ पे भी क्या अब इंटरसेप्ट की वैल्यू आ रही है, या इंटरसेप्ट था लॉग अल्लाह खैर करे आज। मैं करती हूँ लेकिन स्टूडेंट ये जिसका भी माइक्रोफोन ऑन है ना इसको बंद कर दें प्लीज। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जस्ट इंटरसेप्ट को निकालने के लिए हमने क्या किया, इक्वेशन को रीअरेंज किया। तो इंटरसेप्ट की वैल्यू पहले हमारे पास क्या आ रही थी, लॉग ऑफ ए आ रहा था, अब यहाँ पे क्या है लॉग ऑफ एन नॉट आ जाता है। ठीक है, और स्लोप की वैल्यू क्या है हमारे पास, स्लोप इज इक्वल टू माइनस लैम्डा ओवर 2.303। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये सेम वही प्रोसेस है, सेम वही डेरिवेशन है जो आप लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर के लिए की। ठीक है, नीचे न्यूमेरिकल्स कुछ दिए हुए हैं कि आप वैल्यू जस्ट पुट करें तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे के की वैल्यू और के यूनिट से आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी पता चल जाएगा। अब दूसरा काम हमारे पास क्या है, ये जो बैक्टीरियल ग्रोथ है, मीने ये भी एक एग्जांपल है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। ठीक है, तो ये भी जस्ट क्विकली से मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसमें क्या हो रहा है। आपको पता है बैक्टीरिया विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। एक सेल है बैक्टीरिया का, तो वो क्या है, टाइम गुजरने के बाद जो है वो 2 में डिवाइड हो जाता है। 2 के बाद जो है 3 में डिवाइड, 2 के बाद जो है एक सेल जो है वो फिर 2 में डिवाइड हो जाता है। तो उसकी ग्रोथ जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है। तो ये भी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। बैक्टीरियल are all around us, each of which time to divide into 2 atom। ठीक है, डॉटर एटम या डॉटर सेल के अंदर कन्वर्ट हो रहे होते हैं जब उनको ऑप्टिमम कंडीशन मिलती है। एक सेल जो है 2 सेल में कन्वर्ट होता है और 2 जो है आगे फिर 4 सेल के अंदर कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, the daughter cell may be further divided into 4 cells and then process goes on। और बैक्टीरिया की ग्रोथ जो होती है टाइम के साथ साथ इंक्रीज होती रहती है। और साथ साथ ये हमारे पास क्या है कि बैक्टीरिया ग्रोथ जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करती है। जब टाइम हमारे पास 0 था तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमने क्या कर दी, एन नॉट। ठीक है, और जो स्टार्ट में हमारे पास प्रोड्यूस जो हो रहे हैं वो 0 है, लेकिन टाइम गुजर रहा है तो हमारे पास ये कुछ ना कुछ नंबर इंक्रीज हो रहा होगा। और ये अवेलेबल कंसंट्रेशन क्या आ रही है, एन आ गई है। सेम प्रोसेस, बस वहां पे माइनस लिखा हुआ था कि आप रिएक्टेंट के लिहाज से देखोगे तो माइनस टर्म आएगी। अगर आप नहीं भी लिख रहे तो वो इसका इशू नहीं होता। ठीक है, और अगर आप प्रोडक्ट के लिहाज से देख रहे हो तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, पॉजिटिव टर्म आ जाती है। लेकिन इन दी एंड रिजल्ट हमारे पास सेम आ जाता है। Where N not represent the initial concentration of reactant। जिसकी भी जिसकी भी आवाज आ रही है ना इसको बंद कर दें। ठीक है, where N not represent the initial number of the bacteria, where N represent the available number of bacteria at any time। तो टाइम गुजरने के साथ बैक्टीरिया के जो नंबर हैं वो इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, the rate of increase in the number of bacteria with respect to time is directly proportional to the available number of bacteria। कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया पे डिपेंड करे कि जितने ज्यादा इंक्रीज होते जाते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है हम जैसे यहाँ पे इसको के डैश से रिप्रेजेंट करें, आप के से भी कर सकते हैं, तो सेम आंसर आएगा हमारे पास। यहाँ पे माइनस इसलिए नहीं आ रहा कि अब इसकी अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो रही है प्रोडक्ट के लिहाज से। ठीक है, लेकिन वो माइनस और जो है हमारे पास
इसकी बजाय हमारे पास ये प्लस में आ गया कि लॉग नेचुरल एन और के टी प्लस सी। अब सी की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे उन्होंने यही किया कि एन जब टाइम 0 था, एन हमारे पास क्या है इनिशियल वैल्यू के, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई लॉग नेचुरल एन एन नॉट। तो यहाँ माइनस की बजाय जो है जस्ट यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो रही हैं। पहले हमारे पास क्या आता था लॉग नेचुरल ए नॉट या ए माइनस ए डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स होता था। अब जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो ऊपर है और जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो डिनोमिनेटर में आ रही है, बस इसके अलावा और इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। आप लोग इसको सॉल्व भी कीजिएगा तो ये फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाती है लॉग नेचुरल एन ओवर एन नॉट इज इक्वल टू के डैश या के प्राइम टी। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी हमारे पास क्या स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। ये कंसंट्रेशन टर्म जो है या हमारे पास क्या है कितने नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज हुए हैं हमारे पास, वो क्या बन गया लॉग नेचुरल एन ओवर एन नॉट इज इक्वल टू के डैश टी। ये हमारे पास वाई एक्सिस आ गया और टी जो है हमारे पास जो है टाइम हमारे पास एक्स एक्सिस आ गया और एक्स एक्सिस के साथ हमारे पास के डैश या के प्राइम आ रहा है, जो कि अब हमारे पास इसको हम क्या कह रहे हैं ये ग्रोथ कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है इंक्रीज हो रही है यहाँ पे, तो इसको हम इसलिए हमने इसको प्राइम से शो किया था कि आप रेट कांस्टेंट ना कहें इसको। ठीक है, तो अब इसके साथ साथ हमारे पास क्या है कि हम यहाँ से के डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं। के डैश की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें इसके यूनिट देखेंगे, यूनिट निकलेंगे तो ये पर सेकेंड है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसके यूनिट हमारे पास पर सेकेंड आ जाएंगे। इसी तरह हाफ लाइफ के ऊपर भी आप वैल्यूज पुट करोगे तो जो फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है वो हमारे पास, ठीक है। अब ये हाफ लाइफ नहीं, इसको कह रहे हैं कि जनरेशन पीरियड कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है द टाइम एट विच द अवेलेबल नंबर ऑफ बैक्टीरिया बिकम डबल द इनिशियल नंबर देन इट इज कॉल्ड द जनरेशन पीरियड। पहले हमारे पास रेट कांस्टेंट जब हम ले रहे थे तो इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो उससे हाफ आ रही थी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। अब हमारे पास क्या है डबल हो रही है ना, कि जितना अब हमने वो टाइम पीरियड लेना है जिसके ऊपर बैक्टीरिया की जो कंसंट्रेशन है वो इनिशियल से डबल हो जाए। डबल हो रहा है तो उस टाइम को हम क्या कह रहे हैं कि हम जो है जनरेशन पीरियड कह रहे हैं। तो जब n इज इक्वल टू 2 ऑफ n नॉट, ठीक है, उस टाइम पे हम टाइम जो है वो हमारे पास टी जनरेशन आ रही है। ठीक है, तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास वही आ रहा है कि टी जनरेशन भी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल और अवेलेबल नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ये इस पर डिपेंड नहीं कर रहा होता। ठीक है, ये जस्ट जो है ना हमारे पास जो है जो ग्रोथ कांस्टेंट है उस पर डिपेंड कर रहा है। और इसी तरह अगर आप देखोगे कि अवेलेबल नंबर जब निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या टाइम गुजरने के साथ साथ बैक्टीरिया की ग्रोथ में इंक्रीज आ रहा होता है, तो एक्सपोनेंशियली ये बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर एग्जांपल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था, उसकी उन्होंने 2 एग्जांपल दिए कि न्यूक्लियर डिके रिएक्शन जो है हमारे पास क्या होते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर होते हैं। इसी तरह बैक्टीरिया की जो ग्रोथ का रिएक्शन है वो भी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जस्ट वहां पे क्या है कि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही होती है और यहाँ पे क्या है बैक्टीरिया की ग्रोथ की वजह से बैक्टीरिया के नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल छोटे से दिए हुए हैं आप लोगों को, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। तो इसके अलावा दूसरी बुक में डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं, तो कोशिश करेंगे हम पहले उन एग्जांपल्स को देख लें और सूडो ऑर्डर रिएक्शंस को देख लेंगे। वो भी जस्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स को फॉलो कर रहे होते हैं, तो हम वो नेक्स्ट लेक्चर में देख के फिर हम जो है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, समझ आइए आप लोगों को?